वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सेट्स एंड प्रोपोजिशंस में कुछ एक डेफिनेशंस, वेन डायग्राम और कुछ एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है कि किसी भी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय का क्या मतलब होगा कि समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको सार्वत्रिक समुच्चय के एलिमेंट्स में से हटा दें तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो समुच्चय ए के पूरक समुच्चय के अवयव होंगे। यानी यदि सार्वत्रिक समुच्चय यू के किसी भी उप समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ये यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है। अर्थात अगर यू में से ए के यू और ए के कॉमन एलिमेंट्स को मीन्स यू ए के एलिमेंट्स को हम यू में से हटा दें तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो ए के पूरक समुच्चय के अवयव होंगे। इसे यू माइनस ए या ए सी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। अर्थात ए के पूरक समुच्चय यानी ए डैश इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव तो है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब जैसे ये ए डैश का या ए के पूरक समुच्चय का वेन डायग्राम हो गया कि यू के एलिमेंट्स में से ए के में ए बिल्कुल खाली है, देखो ए में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ए के एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो ए के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वो ए डैश के एलिमेंट्स होंगे। तो ये इससे ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी ए डैश, तो ये ए डैश का वेन डायग्राम हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में लें, यदि ए इक्वल्स टू ए में समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4, इसी तरीके से जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे? ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इनको अगर हम यू में से हटा दें तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या आ गए 5 6 और 7, तो ये ए डैश के एलिमेंट्स हो गए। अब पूरक समुच्चय के कुछ एक प्रॉपर्टीज, तो पूरक समुच्चय की प्रॉपर्टीज को हम देखें तो ये इसमें ए और ए डैश इसका यूनियन क्या हो जाएगा कि ए के एलिमेंट्स और जो ए के एलिमेंट्स नहीं है वो, तो इन दोनों का अगर यूनियन निकाला जाए तो इसका मतलब है वो क्या आ गया सार्वत्रिक समुच्चय यू। ओ ए समुच्चय ए और समुच्चय ए डैश में एक भी एलिमेंट कॉमन होगा? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। इसी तरीके से अगर यू का पूरक समुच्चय लें यानी सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक समुच्चय का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय के हर एक एलिमेंट को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा दें तो बचे हुए एलिमेंट एक भी नहीं होंगे, इसलिए यू का पूरक समुच्चय हो गया 5। इसी तरीके से रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सार्वत्रिक समुच्चय। सिमिलरली अगर समुच्चय ए के पूरक समुच्चय का फिर से पूरक समुच्चय ज्ञात करें तो वापस समुच्चय ए मिलता है, तो ए डैश का डैश ये किसके बराबर आ जाएगा समुच्चय ए के बराबर। इसी तरीके से अगर ए माइनस बी और हम ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए माइनस बी ये बी डैश माइनस ए डैश के बराबर भी होगा। बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए डैश होगा। इसी तरीके से बी माइनस ए डैश ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। अब यदि ए बी का सबसेट है तो ए बी का सबसेट होने का मतलब है बी डैश ए डैश का सबसेट होगा, और यदि ए और बी बराबर है तो ए और बी अगर बराबर है तो फिर ए डैश और बी डैश भी बराबर होंगे। अब आता है डी मॉर्गन लॉ क्या है या दे मॉर्गन नियम क्या है। डी मॉर्गन नियम में फर्स्ट नियम है कि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ए के पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय के इंटरसेक्शन के
बराबर होता है, यानी ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय ये ए के पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय के संग के बराबर होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर। तो अब इसमें हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसके लिए हमने क्या माना कि एक्स को ए यूनियन बी के डैश का एक एलिमेंट मान लिया। तो जब एक्स ए यूनियन बी के पूरक समुच्चय का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, और एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं है और एक्स बी का एलिमेंट भी नहीं है। और जब एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं है और एक्स बी का भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्स ए डैश का एलिमेंट है और एक्स बी डैश का एलिमेंट है। अब जब एक्स ए डैश का तथा एक्स बी डैश का एलिमेंट हो तो फिर एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इट मीन्स ए यूनियन बी का डैश इट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गए। इसी तरीके से फिर से हमने लिया कि x को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट मान लिया। अब जब x ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट है तो इट मीन्स इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से x ए डैश का एलिमेंट भी होगा और x बी डैश का एलिमेंट भी होगा। x ए डैश का एलिमेंट होगा इसका क्या मतलब है कि x ए का एलिमेंट नहीं होगा, और x बी डैश का एलिमेंट होगा इसका क्या मतलब हुआ कि x बी का एलिमेंट नहीं है। तो जब x ए का भी एलिमेंट नहीं है तथा x बी का भी एलिमेंट नहीं है तो फिर x ए यूनियन बी का भी एलिमेंट नहीं होगा, और जब x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स x ए यूनियन बी के डैश का एलिमेंट हो जाएगा। इट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी के डैश का सबसेट है और ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सबसेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी होंगे जब ये दोनों आपस में बराबर हो। इट मीन्स ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये डी मॉर्गन लॉ में फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए हम फिर से एक्स को अब ए इंटरसेक्शन बी के डैश का एलिमेंट मान लेते हैं। अब जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय का एलिमेंट है तो इट मीन्स एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा, और जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्स ए का एलिमेंट नहीं है या फिर एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। और जब एक्स ए का एलिमेंट नहीं है या एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए डैश का एलिमेंट नहीं है या एक्स बी डैश का एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इट इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, अब ये मान के चलते हैं। तो अब जब x ए डैश यूनियन बी डैश का एलिमेंट है तो x ए डैश का एलिमेंट होगा या फिर x बी डैश का एलिमेंट होगा। x ए डैश का एलिमेंट है तो फिर x ए का एलिमेंट नहीं है, x बी डैश का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब x बी का एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या हुआ कि x ए इंटरसेक्शन बी डैश का ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स x ए इंटरसेक्शन बी के डैश का एलिमेंट हो गया। तो अब इससे ये हुआ कि x को हमने क्या माना था, ए डैश यूनियन बी डैश का एलिमेंट, और आगे अपने पास क्या कि x ए इंटरसेक्शन बी के डैश का एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी के डैश ए डैश यूनियन बी डैश
इट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया। तो इन दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो ये डी मॉर्गन लॉ है। अब है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स क्या होंगे। तो दो समुच्चय ए और बी, इनके सम्मित अंतर को ए प्लस बी या ए डेल बी से निरूपित करते हैं। और ए प्लस बी या फिर ए डेल बी, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है ए और बी का अंतर और बी और ए का अंतर जो होगा इन दोनों के यूनियन के बराबर। यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर भी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो यदि समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 हो और समुच्चय बी इक्वल्स टू 1 2 7 और 8 हो, तो उस केस में ए माइनस बी किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी हो गया 3 4 के बराबर और बी माइनस ए हो गया 7 और 8 के बराबर। तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ये आया 3 4 7 8। तो ए और बी का सम्मित अंतर आ गया 3 4 7 और 8। अब ये इसी तरीके से कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि सम्मित अंतर के गुणधर्म की हैं कि ए प्लस ए इक्वल्स टू 5 होगा, इसी तरीके से ए प्लस 5 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ए प्लस यूनियन ए और यूनियन जो ए और सार्वत्रिक समुच्चय है उसका सम्मित अंतर ए डैश के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से ए और ए डैश का सम्मित अंतर ये यूनियन ये यूनिवर्सल सेट यू के बराबर हो जाएगा। साथ ही सम्मित अंतर वाले जो प्रॉपर्टी है या सम्मित अंतर की जो संक्रिया है ये समुच्चयों में साचर्यता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि ए बी और सी ये तीन समुच्चय हो जाए तो फिर हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर। अब इसको प्रूव करने के लिए भी हम पहले ए क्रॉस बी यूनियन सी का एक एलिमेंट लेंगे और ये बताएंगे कि वह एलिमेंट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर हो। या अगर एलिमेंट ए क्रॉस बी यूनियन सी का अगर एलिमेंट हम लेके चलें कि मान लिया जाए एक्स वाई, जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ये ए क्रॉस बी यूनियन सी का एक एलिमेंट है, तब एक्स वाई किसका एलिमेंट होगा, कि अगर एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट है तो इसका मतलब होगा कि एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स और वाई जो है बी यूनियन सी का एलिमेंट है। कार्तीय गुण समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल की परिभाषा से एक्स ए का एलिमेंट हो गया और वाई बी यूनियन सी का एलिमेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज एंड अगेन इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी का मतलब है वाई बिलोंग्स टू बी या y belongs to C, and this implies and again imply x belongs to A and y belongs to B। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर x belongs to A या y belongs to C, then this implies and again imply x belongs to A cross B या x belongs to A cross C, then this implies and again imply x y belongs to ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो गया। और इसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल है वो सेम इसी तरीके से हमें प्रूव कराना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। तो इसको हम
ऊपर जैसे सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट ले लिया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है तो इट मीन्स एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है। अब वाई बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होने का मतलब है वाई बी का एलिमेंट एंड वाई सी का भी एलिमेंट है। और इससे हम ये बता सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, यदि ए बी सी डी ये कोई चार समुच्चय हो तो हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इसका प्रूफ भी सिमिलरली वैसे ही है जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है कि वही एक्स वाई को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का एलिमेंट ले लिया और ये हम बता दिया कि ये एक्स वाई जो है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट बी इंटरसेक्शन डी का भी एलिमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू ये होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। और ये कुछ एक एग्जाम्पल और हैं जिनको आप इस स्लाइड्स में देख सकते हो कि एक लास्ट एग्जाम्पल है जैसे यदि ए और बी ये कोई अरिक्त समुच्चय हो तो हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये इक्वल्स टू होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसको भी हमने पहले क्या ले लिया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी। पहले हम मान के चल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। x को a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का एक एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब हुआ कि x a यूनियन b का एलिमेंट तो है लेकिन x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है। अब x a यूनियन b का एलिमेंट हुआ तो इट मीन्स x a का एलिमेंट या फिर x b का एलिमेंट। लेकिन यदि x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि x a का एलिमेंट भी नहीं है और x b का एलिमेंट भी नहीं है। तो जब x a का एलिमेंट भी नहीं है और x b का एलिमेंट भी नहीं है और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ अगर यूज करें तो इसका क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब x a का एलिमेंट है लेकिन x b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि x a माइनस b का एलिमेंट है, या फिर x b का एलिमेंट है और x a का एलिमेंट नहीं है इसका मतलब हुआ कि x b माइनस a का एलिमेंट है। तो जब x a माइनस b का या x b माइनस a का एलिमेंट है तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस ए हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस b यूनियन b माइनस ए ये a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के बराबर है। थैंक यू।